इस वीडियो के अंदर मैं आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला जो चैप्टर है ना, वो ए से लेके जेड तक मैं पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से पूरे फोकस के साथ देख लेते हो ना, आपको इस चैप्टर की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, हमारा क्लास 11th वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में ना हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, एक है आपकी केमिकल रिएक्शन और दूसरी है आपकी केमिकल इक्वेशन। दोनों चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ा देता हूं। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सिंपल भाषा में बताता हूं, जब आपकी दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स होके कोई नई चीज बनाए, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल से मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे एक सोडियम ले लो, एक पानी ले लो, अगर आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो आपको पता आग लगेगी। तो ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है, जहां पे मैं दो चीजों को मिक्स करके एक नई चीज बना रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, आग तो बनेगी, लेकिन कुछ ना कुछ मिलके बनेगा भी तो ना। आग तो एक सेकेंडरी चीज हो गई कि भाई दोनों मिलते तो आग लगती है, लेकिन आग लगने के बाद जो राख बचती है या कुछ चीजें ऐसी भी होंगी ना जो बच जाएंगी, वो चीज क्या है, वो आपकी नई चीज है। समझ रहे हो। तो दो या दो से ज्यादा चीजें जब आपस में मिक्स हो, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ दो ही चीजें मिक्स करनी है, दो से ज्यादा भी चीजें मिक्स हो सकती है। तो दो या दो से ज्यादा चीजें जब आपस में मिक्स हो और कोई नई चीज बने, तो उसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर आपके पेपर में पूछा जाए व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो ये जो मैंने आपको डेफिनेशन हिंदी में समझाई है ना, ये आप एज इट इज पेपर में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख के आ सकते हो। क्लियर एवरीवन। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आपके लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, वो भी क्या है, वो आपका केमिकल रिएक्शन है। जंग कैसे लगता है, आपका नॉर्मल लोहा होता है, लोहे को क्या मिलता है, मॉइस्चर, पानी मिलता है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर से क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो वो लोहा है ना, आपका रेड कलर में चेंज होने लग जाता है। जो रेडिश पार्ट होता है वो क्या होता है, वो आपका जंग होता है। समझ रहे हो। पहले नॉर्मल आपका लोहा बिल्कुल क्लियर दिखता है, बिल्कुल आयरन की तरह दिखता है ना, लेकिन जब आयरन को पानी मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, तो रेड कलर में चेंज होने लग जाता है। समझ रहे हो। यहां पे तीन चीजें मिक्स हो रही है, आपका आयरन, पानी एंड ऑक्सीजन। यहां पे तीन चीजें मिक्स होकर एक नई चीज बनी, जिसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं ना। समझ रहे हो। तो यहां पे तीन चीजें मिक्स हो रही है। अगला एग्जांपल देखो, आपकी लकड़ी का जलना। अगर आप किसी लकड़ी में आग लगाओगे तो बेसिकली आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हो, और साथ में ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है ना, बिना ऑक्सीजन आग लग ही नहीं सकती। तो यहां पे आपकी क्या क्या चीजें मिक्स हुई, लकड़ी एंड ऑक्सीजन प्लस हीट। क्लियर एवरीवन। और आपका रिजल्ट क्या बनेगा, ऐश, आपकी राख बनेगी ना। समझ रहे हो। इसके बाद आपका अगला एग्जांपल है दही का बनना। जब हम दूध के अंदर मान लो नींबू मिला दूंगा, तो क्या होगा, आपके दूध के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया आ जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, लैक्टोबाइसिलस, जो क्या करता है, दूध को दही में ट्रांसफॉर्म कर देता है। समझ रहे हो। रेस्पिरेशन भी क्या है, ये भी आपका एक केमिकल रिएक्शन है। हम एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये भी आपकी केमिकल रिएक्शन है। जब आपकी दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स होकर एक नई चीज बनाए, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। समझ में आया। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर है ना, चार में से एक चीज होना कंपलसरी है। अब इन चार में से दो चीजें भी हो सकती है, तीन चीजें भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि चारों की चारों चीजें हो जाए, लेकिन इन चार चीजों में से एक चीज होना कंपलसरी है। वो चार चीजें कौन कौन सी है, या तो स्टेट में चेंज होगा, ठीक है, कि हमने स्टार्टिंग में सॉलिड लिया, लेकिन बाद में या तो वो पानी बन गया, लिक्विड बन गया, या फिर वो गैस बन गया। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि उसका कलर चेंज हो गया, है ना। जैसे आयरन पे जब जंग लग जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे मैं किसी लकड़ी को अगर जलाऊं, तो लकड़ी स्टार्टिंग में क्या होती है, ब्राउन कलर की होती है, लेकिन जलने के बाद वो राख में चेंज हो जाती है। राख आपके डार्क ग्रे कलर की होती है। समझ रहे हो। तो यहां पे भी कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद आपकी कोई ना कोई गैस निकले, ठीक है, गैस भी निकल सकती है। चौथा क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे मैं ठंडा सोडियम लूंगा, ठंडा पानी लूंगा, इनको भी अगर मैं मिक्स करूंगा ना तो आग लगेगी। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। समझ रहे हो। तो इन चारों में से कोई ना कोई एक चीज होना कंपलसरी है। इनमें से देखो, दो चीजें भी हो सकती है, तीन चीजें भी हो सकती है, या फिर चारों की चारों चीजें भी हो सकती है। समझ रहे हो। लेकिन इन चारों में से एक चीज होना कंपलसरी है। अब किसी भी रिएक्शन के अंदर है ना, दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है आपका रिएक्टेंट, दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट। रिएक्शन होने से पहले स्टार्टिंग में आपके पास जो जो चीजें थी, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। लेकिन रिएक्शन होने के बाद वो चीजें आपकी जिन नई चीजों में चेंज हो जाती है ना, वो जो नई चीजें हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं।
समझ रहे हो? अगर मैं एक लकड़ी को जलाऊंगा तो लकड़ी क्या है? रिएक्टेंट है। समझ रहे हो? स्टार्टिंग में आप जो चीजें लोगे वो रिएक्टेंट होती है। अब लकड़ी को जलाने के बाद वो किस चीज में चेंज हो जाएगी? आपकी राख ऐश में चेंज हो जाएगी। अब ये जो ऐश है ये क्या है? ये आपका प्रोडक्ट है। क्लियर एवरीवन? रिएक्शन से पहले जो चीजें होती हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्शन के बाद जो नई चीजें बनती हैं उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि भाई मैंने सोडियम में पानी को मिक्स कर दिया, सोडियम प्लस वाटर, ये क्या है? ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को पेपर पे लिखना चाहूं तो जब मैं उसको क्या करूंगा? पेपर पे लिख दूंगा ना, तो वो आपकी क्या बन जाएगी? केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। अब सोडियम में आपने पानी को मिक्स किया, ये तो बस मैं आपको बोल के बता रहा हूं ना। अगर मेरे को इसको लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Na। पानी का क्या होता है? H2O। समझ रहे हो? तो ये क्या बन गई? ये आपकी केमिकल इक्वेशन बन गई। जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स का यूज करके रिप्रेजेंट करते हो ना, तो वो क्या हो जाती है? वो आपकी केमिकल इक्वेशन हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने मान लो क्या लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। एक एसिड है एक बेस है, दोनों को मैंने क्या किया? मिक्स कर दिया। तो क्या बनेगा? यहां पे बनेगा आपका एक तो सोडियम क्लोराइड जो आपका कॉमन सोल्ट होता है वो बनेगा, साथ में आपका पानी बनेगा। ये मैंने आपको बोल के बताया। अगर मैं बोल के बता रहा हूं ना तो ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं इसको सिंबल्स का यूज करके रिप्रेजेंट करूंगा, अब देखो मैं रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। जैसे मैंने क्या लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। फिर मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। इन दोनों को मिक्स करा, क्या बनेगा? NaCl प्लस वाटर। तो अब मैंने क्या किया? उस केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स का यूज करके रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या है? ये आपकी केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हो? सिंबल्स का यूज करके रिप्रेजेंट करते हो तो वो क्या बन जाती है? केमिकल इक्वेशन बन जाती है। अब इससे आगे देखो आपके केमिकल इक्वेशन में क्या क्या यूज होता है। एक तो आपका एलिमेंट्स या फिर केमिकल फॉर्मूले यूज होते हैं, साथ में उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या यूज होती है? केमिकल स्टेट। देखो केमिकल इक्वेशन के अंदर आपका क्या क्या यूज होता है? केमिकल फॉर्मूला यूज होता है, साथ में केमिकल फॉर्मूला के साथ क्या यूज होता है? उसकी जो स्टेट है ना, जो उसकी फिजिकल स्टेट है वो भी आपको लिखनी होती है। एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लो मैंने सोडियम लिया, उसमें पानी मिला दिया, ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब देखो जो आप सोडियम ले रहे हो ये क्या ले रहे हो? ये आप सॉलिड की फॉर्म में ले रहे हो। तो जब आप सोडियम लिखोगे ना, जब आप Na लिखोगे तो उसके बराबर में आपको ब्रैकेट में S लिखना है। S का मतलब क्या है? कि जो आपने सोडियम लिया है वो आपका सॉलिड की फॉर्म में। क्लियर एवरीवन? जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हो, जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लोगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप प्योर फॉर्म में ले रहे हो, ये आप एक्वस फॉर्म में लोगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये एक्वस फॉर्म क्या होती है? हमने तो तीन ही फॉर्म पढ़ी है, सोडियम बोल रहा हूं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमने तो ये तीन ही पढ़ी है। देखो जब आप किसी केमिकल के अंदर पानी मिक्स कर देते हो ना तो वो क्या बन जाती है? एक्वस फॉर्म बन जाती है। तो अगर आप HCl प्योर लोगे ना तो उसके बराबर में आप क्या लिखोगे? HCl, L का मतलब लिक्विड। लेकिन जब आप HCl के अंदर पानी मिला दोगे तो वो लिक्विड ही नहीं लिखना, उस टाइम आप क्या लिखोगे? एक्वस। ठीक है, HCl ब्रैकेट में AQ का मतलब क्या है? कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर पानी मिक्स है। क्लियर एवरीवन? तो दो चीजें यूज होती है आपकी केमिकल इक्वेशन के अंदर। एक केमिकल फॉर्मूला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैसे लिखते हो? HCl। ये क्या है? ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है? केमिकल फॉर्मूला है। साथ में हाइड्रोक्लोरिक के बराबर में आपको उसकी फॉर्म भी लिखनी है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या फिर वो एक्वस है। इतना समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। एक और चीज बता देता हूं, अगर आपके किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर टेम्परेचर का चेंज है, ठीक है, आप कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हो या फिर आप कोई एक्स्ट्रा केमिकल उसके अंदर डाल रहे हो, वो भी आपको केमिकल इक्वेशन के अंदर लिखना कंपलसरी है। और एक चीज का ध्यान और रखना, आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आपका एरो का साइन जरूर आएगा। एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपने मैग्नीशियम ले लिया, यहां पे ऑक्सीजन ले ली, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, है ना? बहुत सिंपल सी चीज है। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको कैसे लिखना है? जैसे मैग्नीशियम लोगे, मैग्नीशियम आप सॉलिड की फॉर्म में ले रहे हो तो ब्रैकेट में S आएगा, प्लस ऑक्सीजन आपकी गैस की फॉर्म में तो ब्रैकेट में G आएगा। अब एरो आएगा तो इधर आएगा MgO, ठीक है। पहले इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पे आगे 2 आएगा, Mg के आगे 2 आएगा। बैलेंस भी करना जरूरी है, ठीक है। बैलेंस कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, इस पूरी इक्वेशन में आपका रिएक्टेंट कौन सा और प्रोडक्ट कौन सा है? तो ये जो लेफ्ट वाली चीजें हैं ये आपके रिएक्टेंट है, ठीक है, और जो राइट साइड में ये आपका प्रोडक्ट है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? ठीक है। अब मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं।
देखो जो फिजिकल स्टेट है ना, ये आपको मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ना फिजिकल स्टेट को इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, उसका आपका पेपर में आधा नंबर कट जाएगा। तो वही यहां पे चीज लिखी हुई है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि फिजिकल स्टेट आपको कैसे लिखनी है और लिखनी बहुत कंपलसरी है। चलो आगे चलते हैं। ये जो चीज मैं अब आपको बताने वाला हूं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन इक्वेशन को बैलेंस करने वाला पक्का आएगा। तो अब मैं जो चीज बताऊंगा आपका पूरा फोकस यहां पे होना चाहिए, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली चीज होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया इक्वेशन को बैलेंस करना कंपलसरी क्यों है? अगर हम बैलेंस ना करें तो क्या दिक्कत हो जाएगी? यस, क्यों? क्योंकि इस पूरी दुनिया में क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका वर्क करता है। जैसे अगर मैं 2 किलो चीनी ले लूं, शुगर, और 2 किलो क्या ले लूं, सोल्ट, नमक ले लूं, तो ये बताओ जो मिक्सचर बनेगा वो आपका कितने किलो का होगा? अरे भैया ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, 4 किलो का होगा, क्योंकि आपने रिएक्टेंट क्या लिया, 4 किलो का लिया, है ना। 2 + 2 4 हो गया, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी तो 4 किलो बनेगा। तो यही सेम चीज आपके केमिकल इक्वेशन के अंदर भी अप्लाई होती है। अगर आप 2 किलो सोडियम ले लो और आप 2 किलो पानी ले लो, अब मेरे को पता है पानी लीटर में होता है, लेकिन मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, ठीक है, कि 2 किलो आपने सोडियम ले लिया, 2 किलो आप पानी ले लो, दोनों को मिक्स कर दो, तो जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो 4 किलो का ही बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात? एग्जांपल से समझाता हूं। अब देखो आपने हाइड्रोजन का क्या ले लिया, 2 एटम ले लिए, H2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम है। ऑक्सीजन के 2 एटम ले लिए, ठीक है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम है आपके लेफ्ट साइड में, ऑक्सीजन के 2 एटम है, यानी कि आपने टोटल कितने एटम लिए, 4 एटम, 2 हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के। तो आपका जो पानी बनेगा उसके अंदर भी क्या होगा, उसके अंदर भी आपके हाइड्रोजन के 2 ही एटम होंगे, ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों 2-2 लिए हैं। तो पानी के अंदर भी आपके 2 हाइड्रोजन के होंगे, 2 ऑक्सीजन के होंगे, लेकिन यहां पे पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो अब बोलेंगे भैया हाइड्रोजन 2 थे, राइट साइड में भी हाइड्रोजन 2 है, दोनों तो ये दोनों चीजें तो बैलेंस है। लेकिन देखो लेफ्ट में ऑक्सीजन भी 2 थे, लेकिन राइट साइड में ऑक्सीजन सिंगल है, क्योंकि O के नीचे 2 नहीं लिखा हुआ ना। अगर O के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब O सिंगल है, 1 है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में 2 ऑक्सीजन एटम लेके चल रहे हो तो राइट साइड में भी तो आपके 2 ऑक्सीजन के एटम होने चाहिए। कैसे बैलेंस करोगे वो मैं बताता हूं, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो H2 + O2 विल गिव H2O, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन आपका ऑलरेडी बैलेंस है ना, हाइड्रोजन लेफ्ट में भी 2 थे, राइट साइड में भी 2 है, तो हाइड्रोजन को तो छेड़ेंगे नहीं। लेकिन अब ऑक्सीजन क्या है, राइट साइड में सिंगल है, तो जिधर कम होता है उधर क्या लिखा जाता है, नंबर लिखा जाता है। तो ऑक्सीजन के अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे। यस भैया, क्योंकि ये जो 2 है ये आपका O से मल्टीप्लाई होगा, है ना। यहां पे देखो मैं लिख के बताता हूं, H2 + O2 विल गिव 2H2O, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो 2 है ये ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ऑक्सीजन 2 हो गई, लेफ्ट में भी ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। लेकिन ये जो 2 है ये आपका हाइड्रोजन से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये टोटल कितने हो गए, 4 हो गए ना। अब लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 2 थे, तो ये क्या होगा, डिसबैलेंस हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, हाइड्रोजन के आगे भी 2 लगा देंगे। अब देखो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में भी ऑक्सीजन 2 है, लेफ्ट साइड में देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, राइट साइड में भी तो 4 है, तो इक्वेशन बैलेंस। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमेशा नंबर वहां लिखा जाता है जहां पे आपकी क्वांटिटी एटम की क्या है, कम है, ठीक है। और इक्वेशन आपके कब बैलेंस मानी जाती है, जब आपके लेफ्ट वाले रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी और राइट साइड में प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। क्लियर एवरीवन? इक्वेशन बैलेंस करने के एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में प्रैक्टिस कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मान के चलो पूरे चैप्टर की जो मेन कोर है ना, वो अब ये जो चीज मैं अब आपको बताने वाला हूं वो है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आपकी केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो वैसे तो देखो केमिकल रिएक्शन आपके मल्टीपल टाइप की होती है, लेकिन आपके सिलेबस में जितनी होंगी बस मैं आपको उतना पढ़ाऊंगा। तो मैं बस आपको 8 ही रिएक्शन करवाने वाला हूं, क्योंकि सिर्फ आपके सिलेबस में टोटल 8 है। सबसे पहले आती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन होकर सिंगल चीज बनाए तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से बताता हूं, यहां पे देखो लेफ्ट साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये 2 चीजें हैं, तो 2 चीजें आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल चीज बना रही है। मतलब रिएक्टेंट आपके 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा, सिंगल होगा। जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें कंबाइन होके एक सिंगल चीज बनाए, दैट विल बी कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे इजी एग्जांपल क्या है,
कार्बन प्लस O2 विल गिव CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो अगली टाइप की रिएक्शन है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कंप्लीटली अपोजिट है। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी एक सिंगल चीज जब आपकी दो या दो से ज्यादा चीजों के अंदर टूट जाए, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में आपने सिंगल चीज ली, लेकिन क्या हुआ, इसको चाहे आपने गर्म किया या कुछ भी किया, लेकिन ये सिंगल चीज आपकी छोटी छोटी ज्यादा चीजों में टूट गई, तो क्या होगा, दैट विल बी कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल से बताता हूं, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, अगर आप इसके अंदर क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दोगे ना सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड में क्या होगा, सोडियम आपका अलग हो जाएगा, क्लोरीन आपकी अलग हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में आपने सिंगल चीज ली, सोडियम क्लोराइड लिया, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया या फिर आपने गर्म किया, जो भी किया, कुछ ना कुछ करके क्या हुआ कि वो एक सिंगल चीज आपकी दो टुकड़ों में टूट गई। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो टुकड़ों में टूटेगी, कई केमिकल ऐसे होते हैं जो 3-4 चीजों में टूट जाते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता वो कितने चीजों में टूट रहे हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि स्टार्टिंग में आपने एक ही चीज ली थी। क्लियर एवरीवन? तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपने दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करके सिंगल चीज बनाई। डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि आपने सिंगल चीज ली, लेकिन वो आपके दो या दो से ज्यादा चीजों में टूट गई। क्लियर एवरीवन? इसका जो सबसे इजी एग्जांपल है NaCl, क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो सोडियम और क्लोरीन आपका अलग हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? अब देखो, जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, वो भी आपके 3 टाइप की होती है। पहला कौन सा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका मतलब क्या है, थर्मल से नाम पता चल रहा है, सर्दियों में हम क्या पहनते हैं, थर्मल पहनते हैं ना। थर्मल का मतलब होता है हीट। जब आप किसी एक केमिकल को गर्म करते हो और गर्म करने के बाद वो दो या दो से ज्यादा चीजों में टूटे, दैट विल बी कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन तो है, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि एक चीज दो या दो से ज्यादा चीजों में टूटेगी, है ना, लेकिन अगर वो गर्म करने की वजह से टूट रही है, उस केस में क्या होगा, वो आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन है। ठीक है, एग्जाम्पल से बताता हूं, जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को लोगे, तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अलग हो जाएंगे। देखो इस केस में भी आपने सिंगल चीज ली, लेकिन वो सिंगल चीज आपकी दो चीजों में टूट गई। ठीक है, लेकिन यहां पे कैच क्या है कि ये जो चीज टूटी है ना, ये आपकी क्या है, हीट प्रोवाइड करने की वजह से टूटी है। जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, तभी तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुआ ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पे जो मेन चीज है कि ये जो चीज टूटेगी वो आपकी हीट की वजह से टूटेगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा टाइप का आता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, इसमें ना आपके इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, मतलब सिंगल चीज दो या दो से ज्यादा चीजों में टूट जाए बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस केस में क्या होगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जांपल से बताता हूं, अगर आप पानी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे ना, तो क्या होगा, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, पानी के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो कैथोड और एनोड दो होते हैं ना, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। तो पहले तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाइड्रोजन आपकी एनोड पे जाएगी या कैथोड पे जाएगी, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि हाइड्रोजन आपके कैथोड पे जाएगी या ऑक्सीजन आपके कैथोड पे जाएगी। ठीक है, लेकिन यहां पे बात क्या है कि आपका जो पानी के जो दो मोलिक्यूल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपका डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आता है आपका तीसरा टाइप, जिसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल सा है, यहां पे भी डिकम्पोजिशन होगा लेकिन बिकॉज ऑफ सनलाइट। एग्जांपल से बताता हूं, अगर आप सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख दोगे ना, तो क्या होगा, सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग हो जाएंगे। वहां पे सिर्फ क्या हो जाएगा, वहां पे सिर्फ है ना सिल्वर रखा रह जाएगा और जो क्लोरीन है वो आपकी गैस बनके उड़ जाएगी। अगर आप सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख दोगे तो क्या होगा, सिल्वर वहीं पे रह जाएगा, लेकिन जो क्लोरीन है वो आपकी गैस बनके उड़ जाएगी। तो इसका मतलब यहां पे सिल्वर क्लोराइड आपके दो टुकड़ों में टूट गया। तो डिकम्पोजिशन तो है, लेकिन किसकी वजह से टूटा, सनलाइट की वजह से। तो इसलिए क्या है, ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है ना, तो फोटोसिंथेसिस से ना आप ये इसको याद रख सकते हो कि फोटोलाइटिक का मतलब सनलाइट। क्लियर एवरीवन? अगर आपका हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डिकम्पोजिशन हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक, अगर आपका सनलाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हो तो क्या होगा, फोटोलाइटिक। लेकिन तीनों में देखो एक चीज कॉमन है कि आपके तीनों के अंदर जो आपके रिएक्टेंट है, जो लेफ्ट साइड वाली चीजें हैं, वो आपकी क्या है, तीनों के अंदर सिंगल है। ठीक है, लेकिन राइट साइड वाली जो चीजें हैं
वो आपकी 2 या 2 से ज्यादा है। समझ रहे हो? तो रिएक्टेंट आपका डिकम्पोजिशन में सिंगल होता है। क्लियर एवरीवन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आया? यहां पे मैंने आपके जो एग्जांपल लिखे ना, ये आपके सबसे इजी एग्जांपल है, और अगर आप ये सेम एग्जांपल अपने पेपर के अंदर लिख के आओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारा ना कोई भी टीचर एक भी नंबर नहीं काटेगा। ये आपके सबसे इजी और सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इनको आप है ना इजीली भूलोगे भी नहीं। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कि जब कोई दूसरी चीज इस चीज की जगह ले ले, इसको डिस्प्लेस कर दे। ठीक है, जैसे ये एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, ये मेरी एप्पल पेंसिल है, ठीक है, अब ये एप्पल पेंसिल मैंने इस हाथ में पकड़ा दी और ये बाहर चला गया, तो इस एप्पल पेंसिल ने क्या किया, एयरपोर्ट्स की जगह ले ली। इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल से बताता हूं, देखो जैसे आपने आयरन ले लिया, आयरन को अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो क्या होगा, जो आयरन है ना ये आपका कॉपर की जगह चला जाएगा, और जो कॉपर है वो बेचारा बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे बेसिकली क्या हुआ, आपके आयरन ने कॉपर की जगह ले ली, है ना, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो आपका हाई रिएक्टिव क्या होगा, हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा ना, सिर्फ वही आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। जो आयरन है ना, ये आपका कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, तो आयरन ने क्या बोला कॉपर को कि तू यहां से निकल, मैं तेरी जगह आता हूं। ठीक है, तो कॉपर बेचारा आराम से बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि कॉपर क्या है, कमजोर है, और आयरन ताकतवर है। समझ रहे हो? तो यहां पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर बेचारा बाहर निकल गया। इस वजह से इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है ना, ये आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल को जरूर याद करना। ठीक है, चलो इसके बाद आती है आपकी अगली रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में देखो नाम से पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो आपका 2 जगह पर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे डबल बोला गया है। देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूं, अगर आप सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के अंदर मिक्स करोगे तो क्या होगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब इस रिएक्शन में आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट कहां हुई है, चलो बताता हूं। देखो यहां पे सोडियम सल्फेट के साथ है, ठीक है, और बेरियम क्लोराइड के साथ है ना, लेकिन इधर देखो सोडियम पहले सल्फेट के साथ था, लेकिन अब देखो सोडियम क्लोरीन के साथ है ना, और यहां पे देखो बेरियम क्लोरीन के साथ था, लेकिन अब देखो बेरियम सल्फेट के साथ है। तो बेसिकली आपका सोडियम बेरियम की जगह चला गया, बेरियम आपका सोडियम की जगह आ गया। इन दोनों ने क्या किया, अपनी जो पोजीशन है वो इंटरचेंज कर ली। समझ रहे हो? सोडियम देखो पहले सल्फेट के साथ था, लेकिन अब देखो सल्फेट के साथ बेरियम है। ठीक है, पहले देखो क्लोरीन के साथ बेरियम था, लेकिन अब देखो क्लोरीन के साथ सोडियम है। तो दोनों ने क्या किया, अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली। ठीक है, सोडियम ने बेरियम को हटा दिया, बेरियम ने सोडियम को हटा दिया, सोडियम बेरियम की जगह चला गया, बेरियम सोडियम की जगह आ गया। तो दोनों ने क्या किया, अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, स्वैप कर ली, कि भाई तू मेरी जगह जा, मैं तेरी जगह चला जाता हूं। तो यहां पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो 2 जगह हुआ है। कहां कहां पे, देखो एक तो सोडियम आपका बेरियम की जगह चला गया, पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा बेरियम आपका सोडियम की जगह आ गया, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट आपका 2 बार होता है। देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ कि आपका जो आयरन है ना, उसने कॉपर की जगह ले ली, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट आपका 1 बार हो रहा है। क्यों? क्योंकि आयरन ने कॉपर की जगह ले ली, कॉपर ने आयरन की जगह नहीं ली। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो सोडियम ने बेरियम की जगह तो ली, लेकिन उल्टा बदले में बेरियम ने सोडियम की जगह भी तो ले ली। समझ रहे हो? तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आती है आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर क्या बने, आपका प्रेसिपिटेट बने, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये प्रेसिपिटेट क्या होता है। कोई भी ऐसा आपका इनसोल्यूबल सब्सटेंस जिसको आप पानी के अंदर डालो और पानी में डालने से वो मिक्स ना हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो आपका प्रेसिपिटेट बनेगा ना, वो आपके बीकर के नीचे जाके बैठ जाएगा, वो मिक्स नहीं होगा। तो आपका इनसोल्यूबल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। एग्जांपल से बताता हूं, अगर आप लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करोगे तो क्या होगा, आपका पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, साथ में आपका लेड आयोडाइड बनेगा। और ये जो आपका लेड आयोडाइड बनेगा ना, ये क्या है, ये आपका प्रेसिपिटेट है। और प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पीपीटी।
क्लियर एवरीवन? तो जब आपकी रिएक्शन हो जाएगी ना, इसके बराबर में आप क्या लिखोगे, पीपीटी। ठीक है, तो पीपीटी का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट। ये आपके प्रेसिपिटेट की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और ये जो आपका प्रेसिपिटेट बनेगा ये आपका कौन से कलर का होगा, दैट विल बी येलो कलर। क्लियर एवरीवन? तो ये आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की सबसे ज्यादा इजी आपकी रिएक्शन है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। क्लियर? चलो अगले पे चलते हैं। सिक्स्थ रिएक्शन आती है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखो नाम से पता चल रहा है, जिस रिएक्शन के अंदर आपकी ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, दो चीजें होती हैं, या तो आपकी ऑक्सीजन ऐड होनी चाहिए या फिर आपकी हाइड्रोजन रिमूव होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से एक चीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल से बताता हूं, अगर आप कॉपर में ऑक्सीजन डालोगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। स्टार्टिंग में देखो आपके पास सिंपल कॉपर था, लेकिन बाद में क्या हुआ, कॉपर के साथ आपकी ऑक्सीजन अटैच हो गई, ऐड हो गई। तो यहां पे आपके कॉपर के साथ क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो मैंने क्या बोला, या तो आपकी ऑक्सीजन ऐड हो या फिर आपके हाइड्रोजन रिमूव हो। अगर इन दोनों में से एक केस होगा तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? तो यहां पे क्या है, यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसका उल्टा आता है जिसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें देखो बिल्कुल उल्टा है। पहले में ऑक्सीडेशन वाले में मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन ऐड होगी, ठीक है, और हाइड्रोजन रिमूव होगी। लेकिन रिडक्शन में क्या होगा कि ऑक्सीजन रिमूव होगी, हाइड्रोजन ऐड होगी। तो बिल्कुल एक दूसरे की क्या है, ये उल्टा है। ठीक है, एग्जांपल से बताता हूं, अगर आप कार्बन में हाइड्रोजन डालोगे तो क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। CH4 मीथेन होता है ना, तो मीथेन बनेगा। अब कार्बन पहले अकेला था, लेकिन बाद में देखो कार्बन के साथ आपकी हाइड्रोजन अटैच हो गई। मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन या तो अटैच हो या ऑक्सीजन रिमूव हो, इन दोनों में से एक केस होगा तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? दोनों के जो केसेस हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है। ऑक्सीडेशन के अंदर हाइड्रोजन रिमूव होती है, रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन रिमूव होती है। क्लियर एवरीवन? अब आती है आपके आखिरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि है आपके रेडॉक्स रिएक्शन। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपके पेपर के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन आपके इस रिएक्शन में से आएगा ही आएगा। तो देखो, जो आपका रेडॉक्स वर्ड है ये आपका कैसे बना, रेडॉक्स वर्ड के अंदर REDOX, ठीक है, नाम से देखो मैं बताता हूं, जो लास्ट वाला OX है ना, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और स्टार्टिंग वाला जो RED, ये वर्ड आया है आपका रिडक्शन से। तो हमने बेसिकली क्या किया, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन वर्ड को जब आप मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा, रेडॉक्स। ठीक है, तो अब नाम से पता चल रहा है रेडॉक्स रिएक्शन, इसका मतलब इसके अंदर आपका रिडक्शन भी होगा, साथ में आपका ऑक्सीडेशन भी होगा, है ना। एग्जांपल से बताता हूं, तो यहां पे एग्जांपल देखो, यहां पे देखो क्या है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन विल गिव जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड। अब देखो ध्यान से देखना, जो मैं अब आपको चीज बताने वाला हूं, यहां पे देखो पहले जिंक के साथ ऑक्सीजन है, ठीक है, जिंक के साथ ऑलरेडी ऑक्सीजन है, लेकिन बाद में देखो जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से आपकी ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो मैं लिख देता हूं, यहां पे पहले ऑक्सीजन था लेकिन जिंक के साथ बाद में ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां पे आपकी ऑक्सीजन रिमूव हो गई। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है कि यहां पे रिडक्शन हुआ है ना। ऑक्सीजन ऐड होती है, इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन हुआ है ना, ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो वो रिडक्शन है। ठीक है, तो यहां पे पहले देखो जिंक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन थी, लेकिन बाद में जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो गई, इसका मतलब यहां पे क्या है, रिडक्शन हुआ है। अब दूसरी चीज देखना, यहां पे देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन बाद में देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गई, है ना। अब यहां पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, कि पहले ऑक्सीजन नहीं थी उसके साथ, लेकिन बाद में ऑक्सीजन आ गई, तो यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो जहां पे ऑक्सीजन ऐड होती है, इसका मतलब वहां पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो अगर आप नोटिस करोगे, एक ही रिएक्शन के अंदर आपका रिडक्शन भी हो गया, साथ में आपका ऑक्सीडेशन भी हो गया। तो जब आपके एक रिएक्शन के अंदर दोनों चीजें हो, रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। अब देखो नीचे वाले एग्जांपल में देखो, आपका मैग्नीज ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैग्नीज क्लोराइड है, वाटर है एंड क्लोरीन है। अब यहां पे देखो, स्टार्टिंग में देखो मैग्नीज के साथ आपकी ऑक्सीजन है, लेकिन बाद में देखो ऑक्सीजन अब नहीं है। तो पहले देखो इसके साथ आपकी ऑक्सीजन थी,
लेकिन बाद में देखो ऑक्सीजन नहीं है ना। तो यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होती है वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है आपका रिडक्शन। क्लियर एवरीवन। अब देखो यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, HCl। अब देखो यहां पे थोड़ा ना ध्यान से देखना, यहां पे पहले इस बेचारे के पास हाइड्रोजन है, ठीक है, पहले इसके साथ देखो हाइड्रोजन है, अब बाद में देखो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो जब आपकी हाइड्रोजन रिमूव होती है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। देखो जब हाइड्रोजन कब ऐड होती है, रिडक्शन में, लेकिन अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो ऑक्सीडेशन होगा ना। पहले देखो इसके पास हाइड्रोजन थी लेकिन बाद में देखो हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन रिमूव हो गई, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन यहां पे देखो पहले इसके पास ऑक्सीजन थी लेकिन बाद में ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन जब रिमूव होगी तो वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्लियर एवरीवन। तो इस एक ही रिएक्शन के अंदर आपका रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई। जब आपके एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो तो उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखो आपके जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, दो टाइप की और होती है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज। अब बहुत ही सिंपल सी चीजें समझाता हूं। सबसे पहली होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब आपकी केमिकल रिएक्शन हो और रिएक्शन होने के बाद क्या निकले, आपकी हीट निकले, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल से बताता हूं, जैसे आपने मीथेन गैस ले ली, तो मीथेन गैस में आपने ऑक्सीजन मिलाया तो क्या बनेगी, आपका एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ में आपका वाटर बनेगा, साथ में आपकी हीट भी निकलेगी। अगर आप मीथेन के अंदर ऑक्सीजन मिलाओगे ना तो क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। पहले आग नहीं लगी हुई, जब आपने इन दोनों को मिलाया तो आग लगी, समझ रहे हो। तो जब आपके रिएक्शन होने के बाद आपकी हीट निकले तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अब है ना इसका बिल्कुल उल्टा आता है, जिसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा कि हीट निकलेगी नहीं बल्कि आपको हीट खुद देनी पड़ेगी। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे, मतलब आप गर्म कर रहे हो, आप हीट दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में वो चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब हीट निकली नहीं बल्कि हीट आपने खुद प्रोवाइड करी। क्लियर एवरीवन। उसी तरीके से अगर आप लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे तो वो आपका PbO NO2 और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। यहां पे देखो प्रोडक्ट में आपकी हीट नहीं है, रिएक्टेंट में आपकी हीट है। क्यों, क्योंकि हीट आप खुद प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन एक्सोथर्मिक में क्या है कि हीट आपके प्रोडक्ट साइड में है, आपने हीट प्रोवाइड नहीं करी लेकिन रिएक्शन होने के बाद हीट निकली। जैसे आप सोडियम को पानी में मिलाओगे तो आप हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप सोडियम को गर्म नहीं कर रहे, आप पानी को गर्म नहीं कर रहे, लेकिन जैसे आप उनको मिक्स करोगे तो आपकी हीट निकलेगी। तो जब आपकी हीट निकलेगी देन इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। लेकिन जब आप हीट खुद प्रोवाइड कर रहे हो तो उस केस में क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। क्लियर एवरीवन। कोरोजन और आपका जो रेंसिडिटी वाला टॉपिक है ये आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं कराऊंगा। तो होप करता हूं यार आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। पूरा चैप्टर मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया है, इतनी सी भी चीज आपके इस चैप्टर में ऐसी नहीं है जो आपकी बच गई हो। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ना इसी टाइप की वीडियो नेक्स्ट कौन से चैप्टर की चाहिए। ऑब्वियसली बात है मैं अपलोड तो सारे चैप्टर की करूंगा, लेकिन जिस चैप्टर की ज्यादा डिमांड आएगी ना अगली वीडियो में आपके उस चैप्टर की प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और साथ में यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं अब इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उससे क्या होगा, जब मैं ऐसी अगली और वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। और हां, साथ में हमारे क्लास 11th वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।